हेलो क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फ्यूल्स एंड कंबशन। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ्यूल्स किसे कहते हैं। व्हाट इज़ फ्यूल? तो सबसे पहले ये समझें कि फ्यूल इज़ एनी मटेरियल दैट रिलीजेस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। मतलब फ्यूल वो चीज़ होता है, वो मटेरियल होता है जो उत्पन्न करता है हीट और लाइट जलने पर। यानी जिसे हम फ्यूल कहते हैं, उसे जब हम जलाते हैं तो उससे हमें हीट और लाइट की प्राप्ति होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, हमारे घरों में किचन में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, तो जब किचन में खाना बनता है उसे जब बर्नर में रेगुलेटर को ऑन करते हैं और जब बर्नर में लाइटर को ऑन किया जाता है तो उससे जो आग निकलती है, उससे जो फ्लेम आता है, ठीक है। और वो फ्लेम क्यों आता है? क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी होती है जिसे हम लोग एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो सिंपली वी कैन से कि फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट रिलीजेस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ओके, नाउ अब यहाँ पर है कि फ्यूल जो है ये एनर्जी, हीट और लाइट का मतलब होता है कि ये जो है क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। कैसे? तो इसमें हम लोग देखेंगे कंबशन। कंबशन का मतलब होता है ना, कंबशन एज कंबशन ऑन बर्निंग, यानी जलने के बाद ही कोई फ्यूल हीट और लाइट उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, अगला लाइन है, न्यूक्लियर मीन्स सच एज न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। अगर हम लोग न्यूक्लियर की बात करते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियर जो है ये वर्ड आया न्यूक्लियस से, यानी किसी भी एटम के जो सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो जब किसी एटम का न्यूक्लियस या तो टूटे या जुड़े तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न, फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स और इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर फ्यूल्स को 3 भागों में बांटा गया, 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक है सॉलिड फ्यूल्स, दूसरा लिक्विड फ्यूल्स और तीसरा है गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स के रूप में जैसे हम लोग देखते हैं वुड, चारकोल, कोल, कोक, पैराफिन, ये काउ डंग केक जिसको गोईठा भी कहते हैं, ये सभी सॉलिड फ्यूल्स होते हैं। और कहते हैं कि सॉलिड फ्यूल्स रिक्वायर मच स्पेस फॉर स्टोरेज। निश्चित तौर पर सॉलिड फ्यूल को स्टोरेज करने के लिए हमें अधिक जगह की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ सॉलिड फ्यूल जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्मोक प्रोड्यूस करता है और एस प्रोड्यूस, एस का मतलब राख, स्मोक मतलब धुआं प्रोड्यूस करता है जलने के बाद। दूसरा आते हैं लिक्विड फ्यूल्स पर। सो मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। जितने भी लिक्विड फ्यूल्स हैं, ज़्यादातर सारे लिक्विड फ्यूल्स जो है पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। अब ये पेट्रोलियम क्या है? ये पेट्रोलियम जो है ये प्राप्त होता है हमें सी सरफेस के अंदर से। तो इसमें इसी पेट्रोलियम से पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़, जैसे यहाँ पर दे रखा है जो बेंजीन और अल्कोहल, ये सभी जो आप देख रहे हो ये लिक्विड फ्यूल्स के रूप में आता है। ओके, नाउ दे रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस। इन्हें स्टोर करने के लिए हमें सॉलिड के मुकाबले कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, लेकिन और साथ ही साथ जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं ये रेसिड्यू यानी किसी भी तरह का कोई रेसिड्यू अवशेष नहीं छोड़ते हैं जलने के बाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर, चारकोल है, कोल है, कोक है, ये सभी जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये सभी क्या है? सॉलिड फ्यूल्स हैं। ना तीसरा आते हैं गैसियस फ्यूल्स पर। सो गैसियस फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस। गैसियस फ्यूल का डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैसियस फ्यूल के रूप में जैसे एक सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हम लोगों के घरों में यूज़ होने वाला जो एलपीजी है वो एक बेहतरीन उदाहरण है। सो गैसियस फ्यूल्स के रूप में हम लोग कुछ जानेंगे, जैसे आपके बुक में दिया गया है नेचुरल गैस, दैट इज CH4, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीथेन गैस। तो नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम वेल्स एंड मेनली कंटेन्स मीथेन एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन। ये जो है पेट्रोलियम वेल्स से प्राप्त किया जाता है, जहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त होता है वहीं से हमें इसकी प्राप्ति होती है। और इसमें मूल रूप से मीथेन और थोड़ी सी क्वांटिटी में इथेन गैस की प्राप्ति होती है।
एंड इट इज़ द चीपेस्ट अवेलेबल गैसियस फ्यूल, और ये सबसे सस्ता गैसियस फ्यूल होता है। हमारे भारत देश में जो गाँव में गोबर गैस प्लांट यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही पॉपुलर है, इससे मूल रूप से मीथेन गैस की ही प्राप्ति होती है। एंड इट एक्चुअली बायोगैस प्रोड्यूसेस फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट डिग्रेडेशन, यानी इसमें जो नाम से ही पता चलता है कि ये जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है वो क्या है बायोगैस का, वो है एनिमल और प्लांट वेस्ट है। जी हाँ, दूसरा है प्रोड्यूसर गैस। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर ओवर रेड हॉट कोक। जब गर्म बिल्कुल लाल कोक के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की गैस के मिक्सचर को प्रवाहित की जाती है, तो जो उससे गैस प्राप्त होता है उसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में होता है। इट इज़ नॉट सच अ गुड फ्यूल एज वाटर गैस। ये उतना बेहतरीन फ्यूल नहीं होता जैसे कि वाटर गैस वगैरह होते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन गैस विच डज नॉट बर्न, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस होती है जो जलती नहीं है। हियर इज़ अ केमिकल रिएक्शन। सो कार्बन और ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन के रिएक्शन से यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन मिलता है। दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। जो तीसरा है वाटर गैस। वाटर गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और ये तैयार किया जाता है स्टीम यानी ओवर रेड हॉट कोक। जब इसका मिक्सचर को रेड हॉट कोक पर प्रवाहित की जाती है, यानी ये जो हमें प्राप्त होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्टीम, यानी भाप को रेड हॉट कोक पर प्रवाहित करने पर यह हमें प्राप्त होता है। वाटर गैस इज़ ए मच बेटर फ्यूल दैन प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस की तुलना में ज़्यादा बेहतरीन होता है, बिकॉज बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ वाटर आर कंबसेबल, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये दोनों ही कंबसेबल होते हैं, यानी ज्वलनशील होते हैं, ये जलते हैं। इसके बाद आता है कोल गैस। सो कोल गैस इज मिक्सचर ऑफ methane, hydrogen and carbon monoxide, and it is obtained by the destructive distillation of coal. कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमें कोल गैस की प्राप्ति होती है, और ये कोल गैस मिक्सचर होता है किसका, मिथेन का, हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। नाउ फिफ्थ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का कॉम्बिनेशन होता है। सो एलपीजी इज मेनली मिक्सचर ऑफ टू हाइड्रोकार्बन्स, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, विच आर लिक्विफाइड बाय कंप्रेसिंग। इसे लिक्विफाइड कैसे, कंप्रेस करके इसे लिक्विफाइड किया जाता है। दस द डोमेस्टिक कुकिंग गैस सिलेंडर्स कंटेन मेनली लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन अंडर प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं गैस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन को लिक्विफाइड किया जाता है अंडर प्रेशर, इसको दबाव के साथ। और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड एथाइल मरकैप्टन। वैसे ये जो आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन है इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती है, लेकिन हमारे घरों में जो गैस यूज़ होता है अगर उसमें लीक होता है तो उसकी हमें एक तीखी गंध महसूस होती है, और ये गंध जो होता है वह होता है इथाइल मरकैप्टन की वजह से। इसे मिलाया जाता है इसी एलपीजी गैस में ताकि गैस लीकेज को आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। वैसे इथाइल मरकैप्टन हैज़ अ फाउल स्मेल विच कैन बी इजीली डिटेक्टेड। सो द गैस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कुकिंग is called liquefied petroleum gas because it is obtained from petroleum and is liquefied by the compressing before filling into the cylinders। मतलब ये है चूँकि ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है और इसे हम कंप्रेस करके सिलेंडर में डालते हैं, इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। वैसे हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो यूज़ किया जाता है उसमें एलपीजी की मात्रा होती है 14 kg, यानी इसमें 14 kg तक ये अंडर प्रेशर इसे लाया जा सकता है, यानी इसमें 14 kg तक जो है एलपीजी भरी होती है। इस एलपीजी के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। एलपीजी हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी इसमें हीट बहुत उत्पन्न होता है। हैंस इट इज़ गुड फ्यूल, इसलिए इसे गुड फ्यूल के जगह पे रखा गया, इसे गुड फ्यूल माना जाता है। इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम,
ये अब जलता है तो इसमें कोई धुआं नहीं उठता, सो इट डज़ नॉट कॉज पॉल्यूशन, इसीलिए इसमें किसी तरह का पॉल्यूशन भी नहीं होता। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, इससे जलने पर किसी भी तरह के विषैले गैस की उत्पत्ति नहीं होती। इट इज़ वेरी ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, इसे आसानी से इसे हैंडल किया जा सकता है और इसे स्टोर करना भी आसान होता है। एंड इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल, और जैसा कि पहले ही बताया गया कि इससे किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए इसे क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल के कैटेगरी में रखा गया है। नाउ अब कैलोरीफिक वैल्यू कहते किसे हैं? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलोजूल व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली बर्न्ड इन एयर। मतलब किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम को जब कंप्लीट बर्न किया जाता है तो उससे जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो भी किस यूनिट में? किलो जूल में, उसे हम लोग उस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। सो किलो जूल इज द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैलोरीफिक वैल्यू। किलो जूल क्या है? यह ऐसा यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जाम्पल, जब कोक के 1 ग्राम को कंप्लीट बर्न किया जाता है तो उससे 33.8 किलो जूल मतलब 8000 किलो कैलोरी हीट लिबरेट होता है, यानी उससे रिलीज होता है। सो दिस मीन्स दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोक इज 33.5 किलो जूल पर ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोक का जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो क्या होगा? 33.5 किलो जूल पर ग्राम होगा। So in simplest terms, the higher the calorific value of a fuel, the more heat is produced burned। इसका मतलब जिस भी सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू हायर होगा उसमें हीट भी उतना ही अधिक प्रोड्यूस होगा। आपके बुक में कुछ फ्यूल्स के कैलोरीफिक वैल्यू दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर काउ डंग केक का आप देख सकते हैं 7 किलो जूल पर ग्राम है, वुड का 17 to 22 किलो जूल पर ग्राम है। ऐसे करके आप देखें 11वें नंबर पर जो हाइड्रोजन है वो है 150 किलो जूल पर ग्राम, यानी सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू इस लिस्ट के हिसाब से हाइड्रोजन का ही होगा। So when a fuel is burned, some of the energy produced is given off as waste heat, which cannot be used for cooking or other purpose. This is what affects the efficiency of a fuel. Till date, no fuel burning device is known to exhibit 100% efficiency. कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी फ्यूल को जलाया जाता है, जब वो जलता है तो एनर्जी प्रोड्यूस के दौरान उसमें से कुछ हीट जो है उसके वेस्टेज हो जाते हैं, जिसका इस्तेमाल कुकिंग या किसी अदर पर्पज़ के लिए नहीं होता है। तो जिसकी वजह से कोई भी फ्यूल 100% एफिशिएंसी के साथ अपनी हीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो 100% एफिशिएंसी के साथ किसी फ्यूल को डिटेक्ट कर सके 100%। द हीट लिबरेटेड बाय अ फ्यूल इज मेजर्ड इन किलो जूल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हीट लिबरेट होता है उसको मेज़र किया जाता है किलो जूल में। अ फ्यूल इज़ कंसिडर्ड गुड और वैल्यूएबल इफ़ इट हैज़ अ लो इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कोई भी फ्यूल गुड और जो वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो, एंड इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, और इससे लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस हो, यानी कैलोरीफिक वैल्यू इसका हाई हो। तो यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एट विच एनीथिंग स्टार्ट्स बर्निंग, यानी टेम्परेचर का वह मिनिमम वैल्यू जिस पर कोई चीज़ जलना प्रारंभ करता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सो आइडियल फ्यूल शुड बी इजी टू स्टोर। आइडियल फ्यूल को आसानी से स्टोर किया जा सकता है, एंड लीव बिहाइंड लिटिल और नो एस आफ्टर बर्निंग। मतलब इससे जलने के बाद बहुत कम या लगभग न के बराबर जो है राख की उत्पत्ति होती है, और ये बहुत आसानी से जलते भी हैं। सो देयर बर्निंग शुड प्रोड्यूस नो अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स। मतलब इससे जलने के बाद ये कोई अनवांटेड या विषैले पदार्थ बाय प्रोडक्ट के रूप में कोई भी विषैले पदार्थ को यह नहीं छोड़ते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नियरली मीट ऑल दिस कंडीशंस। चूँकि ये सारी चीज़ें लगभग इन सारी शर्तों को पूरा करते हैं, एंड दे आर चीप, ये सस्ता होते हैं, इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होते हैं,
और किसी तरह का ये दुर्गंध या गंध नहीं छोड़ते जलने के बाद, और इसे ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है, और इसके कंबशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसीलिए इसे आइडियल फ्यूल के तौर पर जाना जाता है इन चीज़ों को। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, एक आइडियल फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। इट शुड बी फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल, ये सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग, और जलने के बाद या जलते समय किसी भी तरह का ये पॉइजनस गैस यानी विषैला पदार्थ या इरिटेटिंग फ्यूम्स नहीं रिलीज़ करना चाहिए। इट शुड लीव नो रेसिड्यू, इसमें किसी तरह का ऐश नहीं बचना चाहिए जलने के बाद। इट शुड बर्न एट अ मॉडरेट रेट, इसे एक धीमी गति से, ना तो बहुत अधिक तेज़ी से ना बहुत अधिक धीमे, एक नॉर्मल जो मॉडरेट रेट से है उसके आधार पर इसको जलना चाहिए। एंड रिलीज़ हीट इन कंट्रोल्ड मैनर, और साथ ही साथ जो इससे हीट जो रिलीज़ हो वो कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। इट शुड बी सेफ़ एंड कन्वीनियंट, ये सेफ़ और कन्वीनियंट होना चाहिए फ्रॉम द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इसे लाना ले जाना किसी एक जगह से दूसरी जगह, और लाने ले जाने में आसानी भी हो और यह सेफ़ भी हो, इसे किसी तरह का नुकसान ना हो। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी अबव रूम टेम्परेचर सो दैट इट इज़ सेफ़ टू यूज़ सच अ फ्यूल, और इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर हो ताकि यह एक फ्यूल के रूप में यूज़ करने पर काफ़ी सेफ़ होता है। सो गाइस, इस वीडियो में यहीं तक, फिर इसके बाद हम लोग आगे के हिस्से को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।